इस एपिसोड में जुजुत्सु काइसेन की स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नोबारा, यूजी और मेगुमी अपने मिशन को कंप्लीट करके लौट रहे होते हैं। मेगुमी थके होने की वजह से वहां से चला जाता है। यूजी एक मूवी देखने का प्लान बनाता है और नोबारा से साथ चलने के लिए पूछता है, जिस पर नोबारा मूवी के बारे में पूछती है। यूजी बताता है कि मूवी का नाम अर्थवॉर्म 4 है। ये मूवी एक पागल साइंटिस्ट के ऊपर है जो इंसानों को केचुए में बदल देता है। किसी तरह से एक इंसान जो अब केचुआ बन चुका होता है वो साइंटिस्ट के चंगुल से भाग जाता है और एक घर में छुप जाता है। यूजी आगे बताता है कि कुछ स्टूडेंट्स वहाँ छुट्टियाँ बनाने के लिए आते हैं, जहाँ पर एक लड़की को उस केचुए जैसे दिखने वाले आदमी से प्यार हो जाता है, पर बाद में बाकी के स्टूडेंट्स उस आदमी को मार देते हैं। पर हमें पता चलता है कि उस केचुए जैसे आदमी के बहुत सारे केचुए जैसे दिखने वाले बच्चे हो जाते हैं। और ये मूवी का प्लॉट सुनकर नोबारा सीधा मना कर देती है और कहती है, मुझे ऐसी चूतिया मूवी नहीं देखनी, और खुद शॉपिंग के लिए चली जाती है। उसके बाद यूजी अकेले ही मूवी के लिए जाने लगता है, पर उसके पीछे एक लड़की यूजी को देख रही होती है जो उससे बात करना चाहती है, पर यूजी वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मेमे और टोडो इटाडोरी, मेगुमी, नोबारा, माई और पांडा को ग्रेड 1 सोर्सरर बनाने के लिए रिकमेंड करते हैं, जिस पर क्योटो हाई स्कूल के प्रिंसिपल उन्हें समझाते हैं ग्रेड 1 सोर्सरर ही बाकी के सोर्सरर की सोसाइटी क्रिएट करते हैं और ग्रेड 1 सोर्सरर बनना इतना भी आसान नहीं है। उन्हें सबसे पहले उतने मिशन कंप्लीट करने होंगे जितना एक ग्रेड 1 सोर्सरर करता है। उसके बाद उन्हें सेमी ग्रेड 1 सोर्सरर बनाया जाएगा, फिर उन्हें सारे मिशन पर अकेला भेजा जाएगा। जब वो सारे मिशन अच्छे से करने में कामयाब हो जाते हैं तब उनके बाद उन्हें ग्रेड 1 सोर्सरर बनाया जाता है। आगे हम देखते हैं कि टोडो और मेमे टेबल टेनिस खेल रहे होते हैं और कौन कौन ग्रेड 1 सोर्सरर बनेगा इस पर बातचीत भी कर रहे होते हैं। टोडो मेमे से कहता है, जब तक सुकुना कंट्रोल में नहीं आएगा जुजुत्सु हाई के लोग उसे और ज्यादा कठिन मिशन पर भेजेंगे, जहां पर सुकुना की बाकी के फिंगर्स होने के चांस और भी ज्यादा होंगे और सुकुना अपनी फिंगर्स को लेने के लिए इटाडोरी की हेल्प करेगा ही। इससे पक्का इटाडोरी सारे मिशन कंप्लीट करके ग्रेड 1 सोर्सरर बन जाएगा। टोडो आगे कहता है, तुम्हें पता है इस चीज में कौन इटाडोरी की हेल्प करने वाला है? मैं इटाडोरी के साथ हर एक मिशन पर जाऊंगा। जिस पर मेमे हंसते हुए कहती है, जो लोग दूसरे सोर्सरर को रिकमेंड करते हैं वो उनके साथ मिशन पर नहीं जा सकते। ये सुनकर टोडो उदास हो जाता है और वो गेम भी हार जाता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि नोबारा शॉपिंग करके लौट रही होती है। उसके पीछे वही लड़की आ जाती है जो इटाडोरी से बात करना चाहती थी। वो नोबारा से इटाडोरी के बारे में पूछने लगती है। अगली सीन में हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम ओजावा होता है, जो इटाडोरी के साथ जूनियर हाई स्कूल में पढ़ती थी। ओजावा पहले बहुत ही ज्यादा मोटी और हाइट में छोटी हुआ करती थी, पर टोक्यो आने के बाद ओजावा की हाइट बढ़ जाती है और वेट भी काफी कम हो जाता है। ओजावा नोबारा को बताती है कि वो इटाडोरी को लाइक करती है। ये सुनकर नोबारा बहुत ज्यादा चौंक जाती है। ओजावा नोबारा से इटाडोरी के बारे में पूछती है और कहती है, क्या तुम इटाडोरी को पसंद करती हो? जिस पर नोबारा मना कर देती है और फटाफट से मेगुमी को बुला लेती है, क्योंकि मेगुमी इटाडोरी को बहुत अच्छे से जानता है। मेगुमी आकर ओजावा को इटाडोरी के बारे में बताता है। वो बताता है कि इटाडोरी की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है और इटाडोरी को लंबी लड़कियां पसंद है। ये सुनकर ओजावा और नोबारा दोनों ही खुश हो जाती हैं। नोबारा फटाफट से इटाडोरी को बुला लेती है। इटाडोरी जब आता है तो शुरुआत में वो ओजावा को पहचान नहीं पाता, पर उसे ओजावा को पहचानने में ज्यादा देर भी नहीं लगती। आगे हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें स्कूल में इटाडोरी के दोस्त इटाडोरी से पूछते हैं, क्या स्कूल में तुम्हें कोई लड़की पसंद है? जिस पर इटाडोरी कहता है, ऐसे तो कोई लड़की मुझे पसंद नहीं है। अगर मुझे किसी को चुनना होगा तो मैं ओजावा को चुनूंगा। हमें पता चलता है कि ओजावा ये सारी चीजें सुन रही होती है। आगे इटाडोरी के दोस्त ओजावा का मजाक उड़ाते हैं कि वो तो बहुत मोटी है, तुम्हें उसमें ऐसा क्या पसंद है? जिस पर इटाडोरी कहता है, ओजावा की हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी है, इसके अलावा उसका खाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। ये सब सुनकर ओजावा वहाँ से चली जाती है। हम आगे देखते हैं कि स्कूल के बाद इटाडोरी घर जा रहा होता है और ओजावा भी अपने घर जा रही होती है। ओजावा सोचती है कि इटाडोरी मेरी उन बातों को लाइक करता है जिनके बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं है। इटाडोरी बाकी सबसे अलग है, इसीलिए मैं उसे पसंद करती हूँ। आखिर मैं भी बाकी लोगों की तरह सोच रही हूँ जो केवल एक इंसान को पसंद करते हैं और बाकियों को हेट करते हैं। हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। इटाडोरी और ओजावा दोनों आपस में अलविदा कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। कैफे से लौटते वक्त मेगुमी और नोबारा बात कर रहे होते हैं।
वो कहते हैं कि इटाडोरी और ओजावा को कम से कम एक दूसरे का नंबर ले लेना चाहिए था, जिस पर नोबारा कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे पास ओजावा का नंबर है। नोबारा आगे कहती है कि ओजावा को देखकर मुझे एक बात समझ आ गई, अगर इटाडोरी ने पहले गर्लफ्रेंड बना ली और मैं बॉयफ्रेंड नहीं बना पाई तो मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा। अगले सीन में इटाडोरी भी उन लोगों के पास आ जाता है और सभी लोग मूवी देखने के लिए निकल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि उटाही में गोजो की बात याद कर रही होती है, जिसमें गोजो कहता है आजकल ऐसी कर्ज स्पिरिट भी है जो खुद से सोच सकती है और वो कर्ज यूजर्स के साथ मिलकर कुछ प्लान कर रही है, तो मैं क्योटो हाई स्कूल में देखना चाहिए। तभी वहाँ पर इटाडोरी, नोबारा और मैगुमी पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उटाही में तीनों को बताती है कि टोटल 2 लोग कर्ज स्पिरिट का साथ दे रहे हैं, जिनमें से एक तो प्रिंसिपल के ऊपर का लेवल का हो सकता है जिसका हम भी कुछ नहीं कर सकते, पर दूसरा क्योटो जुजुत्सु हाई स्कूल का स्टूडेंट माकामारू हो सकता है। इसके बाद वो सभी लोग बेसमेंट में जाने लगते हैं। कोकिची की टेक्निक पपेट मैनिपुलेशन है और क्योंकि वो हेवनली रेस्ट्रिक्शन के साथ पैदा हुआ था, वो पूरे जापान में कितने भी पपेट्स को कंट्रोल कर सकता है। वो इन्फॉर्मेशन लीक करने के लिए किसी मच्छर के साइज का पपेट भी यूज कर सकता है। अब ये लोग कोकिची से लड़ने को तैयार थे, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं तो अंदर कोई नहीं था और कोकिची ने इन्हें गलत ठिकाना बताया था। इससे इनका शक यकीन में बदल जाता है कि कोकिची ही वो गद्दार है। दूसरी तरफ कोकिची अपने असली ठिकाने पर होता है और उससे मिलने गेतो और माहितो यहाँ आते हैं। असल में कोकिची ने इनके साथ एक बाइंडिंग वाव ली थी कि वो इनके लिए इन्फॉर्मेशन ला कर देगा। बदले में माहितो को अपनी टेक्निक से कोकिची के शरीर को बिल्कुल ठीक करना होगा। कोकिची की ये शर्त भी थी कि वो लोग क्योटो स्कूल के स्टूडेंट्स को चोट नहीं पहुंचाएंगे, पर हनामी ने उनके दोस्तों पर भी हमला किया था, जिससे कोकिची गुस्सा है। माहितो इसे भी अपना दुश्मन ही मानता है और इसे खत्म करने को कहता है, लेकिन गेतो उसे याद दिलाता है कि बाइंडिंग वाव को तोड़ा नहीं जा सकता, तो वो इसे ठीक करने के बाद ही इसे मार सकता है। अब माहितो कोकिची के पास जाता है और अपनी कर्स टेक्निक आइडल ट्रांसफिग्यूरेशन से उसके शरीर को पूरी तरह से ठीक कर देता है। कोकिची अपने पूरे शरीर को महसूस करके बहुत खुश होता है, क्योंकि अब इनकी डील पूरी हो गई थी। तो माहितो कोकिची पर हमला करने लगता है, लेकिन कोकिची यहाँ ढेर सारे मेकामारू को बुला लेता है, जो कि माहितो पर अटैक कर देते हैं। माहितो बड़े ही आराम से इन सभी मेकामारू को तोड़ देता है, लेकिन लड़ाई के बीच ही कोकिची यहाँ से भाग गया था। ये देख माहितो डिसअपॉइंट हो जाता है, लेकिन तभी उसके पैरों तले जमीन फटने लगती है और एक बड़ा धमाका होता है और जमीन में से एक बहुत बड़ा अल्टीमेट मेकामारू बाहर निकलता है, जो कि दिखने में गॉडजिला जैसा था। माहितो ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसे यकीन नहीं होता कि कोकिची इतने टाइम से इस जायंट रोबोट को बना रहा था। कोकिची इसके सिर के अंदर बैठा था। वो देखता है कि गेतो ने आसपास एक कर्टेन बना दिया था, जिससे कोकिची का कनेक्शन बाहरी दुनिया से कट गया था। कोकिची को किसी भी तरह से गोजो तक पहुंचना था, ताकि वो उसे इनके शिबुया प्लान के बारे में बता सके, लेकिन इस कर्टेन को तोड़ने से पहले उसे माहितो से निपटना पड़ेगा। कोकिची जानता था कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो लड़ने के लिए तैयार था। वो अपने पूरे 17 सालों की कर्स एनर्जी को आज इस्तेमाल करने वाला है। हमला करने से पहले कोकिची मीवा को याद करता है। अब इसके बाद कोकिची पूरे 1 साल की कर्स एनर्जी का यूज करता है और अल्ट्रा कैनन से माहितो पर निशाना लगाता है, जिससे वहाँ एक बड़ा धमाका होता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।